अब्दुल करीम तेलगी, ये नाम घर घर में जाना गया था जब ये स्कैम सामने आया था। और मतलब इतने पैसे उसने कमाए जिसकी इंतहा नहीं थी। एक रेलवे कर्मचारी का बेटा अब्दुल करीम तेलगी, और कर्नाटक में पैदा हुआ। 4th क्लास एम्प्लॉय थे उसके फादर अब्दुल करीम तेलगी के। घर में 8 बच्चे थे, लेकिन तेलगी जब छोटा था तभी फादर की डेथ हो गई, और चूँकि ये बड़ा था तो परिवार की जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। तो इसने अलग अलग रेलवे स्टेशन पे, चूँकि फादर रेलवे से जुड़े हुए थे तो रेलवे के बारे में जानकारी थी, तो इसने नासिक रेलवे स्टेशन और कहाँ कहाँ ठेले पे फ्रूट्स बेचे, सब्जियां बेची, और इस तरीके से ये इसने अपनी वो शुरू की आमदनी, और घर को पालने लगा। और इस तरीके से ये शुरुआत इसकी ठीक ठाक थी। धीरे धीरे जब ये बड़ा हुआ तो फिर इसे लगा कि इस काम से ज़्यादा पैसे तो हैं नहीं, क्या करें। तो उस वक्त, उस दौर में 90s में एक बड़ा ट्रेंड चलता था कि हमारे ख़ासतौर पे साउथ इंडिया के लोग, केरल और बाकी जगह से, इधर नॉर्थ इंडिया से भी लोग नौकरी के लिए गल्फ़ जाते थे, छोटी मोटी नौकरियां करने के लिए। उन्हें लगता था कि यहाँ अगर 5-10 हज़ार मिलेगा तो वहाँ कम से कम 20-25 हज़ार रुपये मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग थे वो गल्फ़ की तरफ जाते थे, सऊदी अरब, दुबई, शारजा, अबू धाबी। तो तेलगी को भी किसी ने मशवरा दिया और वो भी गल्फ़ निकल गया, और उसने वहाँ 7 साल छोटी मोटी नौकरी की। और 7 साल काम करने के बाद ये मुंबई आ जाता है 90 के करीब। और 90 में आने के बाद फिर ये अब करता है कि क्या किया जाए, छोटा मोटा कुछ काम। तो कुछ लोगों की सोहबत में आता है जिनसे पता चलता है कि कुछ जालसाजी करनी है, फर्जीवाड़ा। तो नकली पासपोर्ट छापने का काम शुरू कर देता है। इवन कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना के इसने नकली वीज़ा तक जो है वो बेच दिया। तो मुंबई में रह के नकली पासपोर्ट का काम कर रहा था, और उसी दौरान में फिर ये पकड़ा गया तो जेल गया। जब ये जेल जाता है तो ये वहाँ इसकी ज़िंदगी बदल जाती है। जेल में एक कैदी से इसकी मुलाकात होती है, और वो जो कैदी था वो इस धंधे का माहिर था। और इत्तेफाक से उस दौर में जब ये जेल में था, उससे जस्ट पहले आपको याद होगा एक शेयर घोटाला सामने आया था हिंदुस्तान में, जिसका कल्प्रिट था, जिसका गुनहगार था, हर्षद मेहता। और उसमें भी बहुत पैसे इन्वॉल्व थे उस फर्जीवाड़े में। तो हर्षद मेहता का ये खुलासा सामने आया था। तो जब तेलगी जेल में था तब उस कैदी ने बताया कि हर्षद मेहता ने ऐसा ऐसा किया, और आजकल बड़ा क्राइसिस है, और स्टैम्प पेपर और इन सारी चीज़ों की बड़ी किल्लत है। तो अगर हम इस धंधे में आते हैं तो बहुत पैसे कमाएंगे। यहाँ से आइडिया मिलता है अब्दुल करीम तेलगी को कि क्या करना है। और वो चूँकि पासपोर्ट फर्जीवाड़े के मामले में जेल में था, ज़्यादा सज़ा होनी नहीं थी, वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो काम पर लग गया। 10 साल बीत जाता है। 2000 में एक दिन बेंगलोर पुलिस को एक टिप ऑफ मिलती है, और 2019 अगस्त की बात है ये। और बेंगलोर पुलिस को टिप ऑफ मिलती है कि यहाँ पे कुछ फर्जी स्टैम्प पेपर और इन सारी चीज़ों का कुछ धंधा हो रहा है, कुछ लोग इसमें शामिल हैं। तो खबर पक्की थी। पुलिस की टीम छापा मारती है, 2 लोगों को अरेस्ट करती है। और वो एक गाड़ी का नंबर था, एक ट्रक था जिसमें ये फर्जी सारे स्टैम्प पेपर जाने थे। ट्रक की तलाशी ली जाती है, उसमें से स्टैम्प पेपर निकलते हैं, लेकिन वो कोई एक्सपर्ट हो, पुलिस वालों को भी इसकी जानकारी नहीं थी कि इसमें क्या फ़र्ज़ी और सही। तो वो सारे स्टैम्प पेपर अलग अलग रेट के देख कर पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर वो बाकायदा उसकी छानबीन करते हैं। तब पता चलता है कि ये असली नहीं, ये सब नकली है। इसके बाद उन दोनों से पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद 10-15 लोगों के नाम आते हैं। फिर धीरे धीरे एक एक करके लोगों को पकड़ा जाता है। पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे फिर एक उसी दौरान में एक नाम और आता है अब्दुल करीम तेलगी का। तो जिस तरीके से 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 10 गिरफ्तारियां हो रही थी, उसी में नाम बढ़ता जा रहा था। उसमें एक नाम तेलगी का आया, तो बेंगलोर पुलिस को भी लगा कि चलो 20 में से एक वो भी होगा। लेकिन जब ये लोगों की गिरफ्तारी होने लगी तो बाकी लोग भागने लगे। तो उसमें से एक तेलगी भी था। तेलगी के जितने ठिकाने थे पुलिस ने मारा छापे, लेकिन वो मिला नहीं। तभी 2001 में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि तेलगी जो है वो राजस्थान में अजमेर शरीफ में दरगाह पे जा रहा ज़ियारत के लिए। तो बेंगलोर पुलिस की टीम वहाँ पे अपना जाल बिछाती है और अजमेर से अब्दुल करीम तेलगी को गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करने के बाद उसको मुंबई लाया जाता है, क्योंकि उसके सारे फर्जीवाड़े के मामले भी वहाँ दर्ज थे। और बाकायदा मुंबई में वो एकदम निश्चिंत बेफिक्र, पुलिस जब कोर्ट में लेके पहली बार उसको पहुँचती है, हंसता मुस्कुराता, एक मोटा थुलथुला सा इंसान,
और फिर कोर्ट उसको पुलिस कस्टडी देती है। पुलिस अभी भी यह है कि मतलब ख़ुद पुलिस को यह है कि ठीक है एक मामला है, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें, इतना धमाल इतना बड़ा तो, और इस तरह का जो क्राइम था इकोनॉमिक ऑफेंस विंग टाइप का, ये सारा आर्थिक अपराध, तो पुलिस को लगा कि चलो कुछ होगा, पर उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। खैर इसके बाद पूछताछ शुरू होती है। जैसे जैसे अब पूछताछ होती है पुलिस वालों के पैरों तले से ज़मीन खिसकती जाती है। धीरे धीरे उन्हें लगता है कि इससे बड़ा तो इस देश में कोई स्कैम हुआ ही नहीं होगा, और इसीलिए जब ये केस बड़ा होता जाता है तो फिर इस मामले की जांच के लिए बाकायदा एक एसआईटी बनाई जाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, और इनका इस एसआईटी का हेड बनाया जाता है श्री कुमार को, जो कि डीजी और आईजी रहे बेंगलोर में। तो उनको इसका चीफ बनाया जाता है और उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप छानबीन करो अब इस मामले की। अब जब वो छानबीन करते हैं और पूछताछ होती है तो एक तो तेलगी लगातार पुलिस को घुमाता रहता है, फिर पुलिस इंट्रोगेशन की मियाद भी ख़त्म हो जाती है, 90 दिन हो जाते हैं, चार्जशीट दाखिल हो जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जानकारी उसने पूरी दी नहीं थी। इसके बाद फिर पुलिस कोर्ट से परमिशन लेती है और तेलगी से पूछताछ करती है। इधर जब वो कोर्ट जेल उसको भेज देती है जुडिशल कस्टडी में, तो कमाल देखिए कि वो जेल में जाकर भी जेल से ये अपना धंधा तब भी चला रहा था जब ये अरेस्ट हो चुका और जेल में है, और इसको जेल में भी सारी सहूलत थी, ये बाद में खुलासा हुआ, और ये सारा खेल पैसे का था। तो खैर उसके बाद पुलिस ने अदालत से फिर परमिशन ली, उसको वापस लाए, उसके साथ पूछताछ की, और उसके बाद जब पूछताछ हुई और उसका कड़ियाँ मिलती गईं तो पता चला कि इस शख्स ने 1992 से लेकर 2001-2 तक करीब करीब 20,000 करोड़ रुपीस का घोटाला किया, 20,000 करोड़ रुपए। और कैसे क्यों, फिर सारी चीज़ें पता चली। तो कहानी ये आई कि जब ये जेल में था जेल से इसको आइडिया मिला, जेल से बाहर आया, फिर इसने अलग अलग इस तरह के पेपर को कैसे क्या करना है इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। तो पता चला कि नासिक में, जहाँ ये बचपन में नासिक रेलवे स्टेशन पे फल सब्ज़ी की रेहड़ी लगाकर बेच चुका था, उस नासिक से ये अच्छी तरह वाकिफ़ था, उसी नासिक में सरकारी टकसाल है हमारे भारत सरकार का, नेशनल सिक्योरिटी प्रेस, और वहाँ पे सारी चीज़ें छपती हैं। इसने जुगाड़ करके नासिक जो सिक्योरिटी प्रेस है, जो हमारा टकसाल, वहाँ के लोगों से धीरे धीरे करके इसने अपनी जान पहचान दोस्ती बनाई। उसके बाद उनके ज़रिए इसने, चूँकि सरकारी टकसाल में जो हर बार वो होता है, जो मशीनें होती हैं प्रिंट करने की, छापने की, तो जब वो ख़राब हो जाती हैं तो उसको बेच दिया जाता है, बल्कि हालांकि ये कहा गया कि उसकी नीलामी होती है, लेकिन कई बार कबाड़ में भी बेच देते हैं। तो इसको आइडिया मिला उसी प्रेस के कुछ लोगों की मिली भगत से, और इसने उन मशीनों को ख़रीदना शुरू कर दिया नीलामी में, सबसे ऊंची बोली लगाता था, और उन मशीनों को ख़रीदने के बाद ये ले गया। अब उन्हीं मशीनों से इसने जाली स्टैम्प पेपर छापने शुरू कर दिए। जाली स्टैम्प पेपर छापने के लिए जब ये मशीनें लेता था तो साथ में उनके पॉजिटिव, जिससे वो नया प्लेट बना सके, और कुछ हद तक कुछ नेगेटिव भी, और वो सारी चीज़ों को लेकर इसने 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये, जितने भी अलग अलग तरह के स्टैम्प पेपर होते हैं, वो छापने शुरू किए। और छापने शुरू करने के बाद करीब 300 से 350 जो MBA स्टूडेंट थे, उन सबको अपने यहाँ नौकरी पर रखा, इतनी बड़ी तादाद में। और उनको सिर्फ काम ये था कि तुम जाओ, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, जुडिशरी में जो हैं, जो शेयर मार्केट में हैं, इन सब लोगों के पास तुम डील करो और उनको हम लोग ये सप्लाई करेंगे और कमीशन मिलेगा। करीब करीब हिंदुस्तान के 70 शहरों में इसने अपना नेटवर्क फैलाया। इन 300-350 MBA स्टूडेंट को अपने यहाँ नौकरी पर रखकर उनका काम यही था। तो ये उस नासिक के नेशनल सिक्योरिटी प्रेस से ली हुई मशीनों से छपाई करता और उनको पूरे देश में इधर उधर बांटना शुरू कर देता। अब जब ये बांटने लगा तो उसमें हर जगह पे इसका काम होने लगा, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे फिर आपके SDM ऑफिस हो, DM ऑफिस हो, जहाँ जहाँ इन चीज़ों की काम की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ वहाँ
ये इसने बेचना शुरू किया। पैसों का कोई हिसाब नहीं, क्योंकि ये स्टैम्प पेपर इतनी बड़ी तादाद में छाप रहा था और 10 साल तक। तो एक ये भी जो आइडिया है कि 20,000 करोड़, कुछ लोग कहते हैं कि ये करीब 1 लाख करोड़ है अगर 10 सालों की मियाद देखें तो। एक आम गरीब, उसके बाद इसकी माली हालत का अंदाज़ा ये लगाइए कि ये बड़ी मतलब फेमस किस्सा है कि जब इसका धंधा एकदम शबाब पे था, ज़ोरों पर था, 97-8-9 की बात है ये। इसको अय्याशी के बड़े शौक़ थे और ये पार्टी करना, अय्याशी करना, ये इसके शौक़ में शामिल था। एक मुंबई तब उस वक्त डांस बार, हालांकि अब फिर है कि डांस बार खुल जाएगा, उस वक्त डांस बार उस पूरी तरह से ओपन था और एकदम जैसे जो मुंबई की एक पहचान डांस बार भी थी वहाँ की। तो एक दिन, बल्कि एक रात, ये एक डांस बार, दीपा डांस बार में पहुँचता है और वहाँ तरन्नुम खान नाम की एक डांसर थी। उसकी भी कहानी है कि वो एक गरीब घर से थी और मुंबई में जब दंगे हुए, उसके घर वर जला दिए गए, दुकानें, उसके बाप की डेथ हो गई, वो लोग सड़क पर आ गए। फिर उसने डांस बार में नौकरी की और वो डांस बार में डांस करने लगी। एक बार डांस बार में जब तेलगी गया तो उसकी नज़र तरन्नुम खान पे पड़ी। उसके बाद वो उसका ऐसा दीवाना हो गया कि फिर वो तरन्नुम खान के लिए डांस बार में जाने लगा। और जब कहते हैं कि पहली बार वो उसको देखा था डांस बार में, ये रिकॉर्ड पे है, करीब 93 लाख रुपए उसने तरन्नुम खान के ऊपर उस डांस बार में उस एक अकेली रात के कुछ घंटों में लुटा दिए थे। और वहाँ जितने लोग थे, बल्कि डांस बार का ओनर से लेके जो मुलाजिम, वो सारे हैरान थे। और ये सब कुछ लुटा कर फिर अब वहाँ से निकला। कहते हैं कि इसके बाद वो जो तरन्नुम खान है वो मुंबई की सबसे अमीर बार बाला थी, मतलब डांस बार में डांस करने वाली वो मुंबई की सबसे अमीर लड़कियों में उसकी गिनती हो गई थी। ये एक उसका किस्सा है। तो पैसे इतने थे, अब जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें जब खुलासा हुआ, लेकिन तेलगी बता नहीं रहा था कुछ। फिर इसका एक नार्को टेस्ट कराने का फैसला करती है एसआईटी की टीम। श्री कुमार जो उसके चीफ थे, हैदराबाद में ले जाते हैं। वो वीडियो भी आता है, मीडिया में है अभी भी, जिसमें पहली बार ये आम हुआ था हिंदुस्तान में कि नार्को होता कैसे। उसको एक ड्रग्स दिया, उसके गाल थपथपा रहे हैं, पूछ रहे हैं, हाँ बोलो बोलो, इस तरह से। एक लेडी थी, वो एक्सपर्ट थी इसकी। तो तेलगी का नार्को होता है और उस नार्को टेस्ट के दौरान, चूँकि वो लीक भी हुआ था, तेलगी कई पुलिस अफसरों के, पॉलिटिशियन्स के नाम लेता है। उसमें उस वक्त महाराष्ट्र के एक बड़े ताकतवर नेता, और यहाँ तक कि 2001-2 में जब वो गिरफ्तार हुआ था, उस वक्त की भी बात है कि जो वहाँ के डिप्टी सीएम थे वो उनका भी नाम लेता है। दिल्ली के कुछ बड़े पॉलिटिशियन का नाम लेता है, बड़े पुलिस अफसरों के नाम लेता है। लेकिन एसआईटी की टीम इस नाम को सारी अभी जांच करती, परखती, उससे पहले ही ये केस एसआईटी से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया। और ख़ुद श्री कुमार जो एसआईटी के चीफ थे, उन्होंने बाद में कहा है कि इंटरव्यू में अपने, कि जो एसआईटी ने जांच की थी बस वही जांच थी, सीबीआई के जाने के बाद इस केस में कुछ हुआ नहीं। जो 20 लोग थे तेलगी के साथ, उन लोगों को ही सज़ा दी गई थी। जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन के नाम आए थे, पुलिस अफसरों के नाम आए थे, उनमें से किसी के खिलाफ कोई जांच ही नहीं हुई। कहा गया कोई सबूत ही नहीं है। जबकि जब एसआईटी ने जांच की थी तो उसमें से एक हेड कांस्टेबल जिसकी तनख्वाह 9,000 रुपये महीना थी, उसका लिंक जुड़ा, चूँकि इन लोगों ने नाम बताया। जब पुलिस ने उसके घर पे दबिश डाली तो वो 9,000 रुपये महीना कमाने वाला जो हेड कांस्टेबल था, 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी निकली उसके यहाँ से। 100 करोड़, 100 करोड़ की, 9,000 रुपीज़ पर मंथ कमाने वाला एक सब इंस्पेक्टर, और जिसका इसके साथ रिश्ता निकला तेलगी के साथ, उस सब इंस्पेक्टर के यहाँ से 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी निकली। अब आप अंदाज़ा लगाइए। कहते हैं कि तेलगी ने महाराष्ट्र के सरकार के बड़े बड़े अफसरों को, नेताओं को और बड़े बड़े पुलिस अफसरों को रिश्वत नहीं देता था। उसने सैलरी पे रखा हुआ था कि तुम हमारा ये काम बिना रोक टोक के चलता रहे, तुमको इतने हर महीने इतने इतने पैसे मिलेंगे। और वो पैसे लाखों में नहीं होते थे, करोड़ों में होते थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हो सकता था। तो खैर, नेताओं और इन सब के खिलाफ कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जांच चलती रही। ये पुलिस को गुमराह करता रहा, बहुत सारे इसने खुलासे नहीं किया। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि एसआईटी की टीम ने भी पूरी जांच कर ली, सीबीआई की टीम ने भी पूरी जांच कर ली। ये पता चल गया कि ये जो इसने छापने के लिए नासिक के उस प्रिंटिंग प्रेस से सब नीलामी में ख़रीदा।
लेकिन उन मशीनों को ले जाकर ये कहाँ छापता था, इसकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे थी, ये आज 2001 में वो अरेस्ट हुआ है, ये 2019 18 साल में भी किसी को नहीं पता कि एक्चुअली में तेलगी की प्रिंटिंग प्रेस थी कहाँ। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। मामला खैर चला, 2001 में गिरफ्तारी के बाद 2007 में कोर्ट ने तेलगी समेत 20 लोगों को सज़ा सुनाई, जिसमें से तेलगी के कई साथियों को 6-6 साल की सज़ा थी और तेलगी को 30 साल की सज़ा सुनाई गई 2007 में, मतलब 2037 में वो रिहा होता। इस सज़ा के अलावा हिंदुस्तान की अदालत में ये इतिहास था, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि ये घोटाला कितना बड़ा होगा, कि 30 साल की सज़ा के अलावा तेलगी के ऊपर अदालत ने 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया कि ये 202 करोड़ रुपए तुम फाइन भी भरोगे। 202 करोड़, इतना महंगा जुर्माना अभी तक किसी और पे नहीं लगा है ऐसे केसेस घोटाले में। तो ये सज़ा हुई। लेकिन तेलगी को जब पकड़ा गया था तो उसके ऊपर एक ये भी इल्ज़ाम, दो चीज़ें आई कि तेलगी से पूछताछ के बाद तेलगी बहुत सारी चीज़ें बता नहीं रहा था, या तेलगी से बहुत सारे नेताओं को खतरा था, वो बड़े बड़े नाम ले रहा था। तो कहते हैं कि उसको साजिश के तहत पुलिस कस्टडी में ही एड्स संक्रमित जो वो होता है इंजेक्शन, तो वो इंजेक्शन लगा दी गई थी जिससे उसको एड्स हो गया। ये तेलगी के जो वकील हैं कोर्ट में बाकायदा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था पुलिस पे, SIT की टीम पे, कि उसको रास्ते से हटाने के लिए उसको एड्स का इंजेक्शन लगा दिया गया था। लेकिन जो श्री कुमार और SIT की टीम है उन्होंने ये कोर्ट में बताया था कि जब 2001 में इसको अजमेर से गिरफ्तार किया और इसका मेडिकल किया गया तो उसी वक्त ये क्लियर हो गया था कि इसको उससे पहले से ही एड्स था। तो एक तो एड्स था, इसके अलावा उसको और भी उसको शुगर और कई बीमारियां थी, तो वो बीमारियों से भी लगातार लड़ता रहा। और 2007 में जब उसको सज़ा सुनाई गई तो वो बेंगलोर की जेल में उसको रखा गया था, और बेंगलोर की जेल में ही अक्टूबर 2017 में तेलगी की मौत हो गई, मतलब गिरफ्तारी के 16 साल के बाद। और उसकी मौत के बाद उसकी वाइफ ने एक दिन कोर्ट में ये बताया था कि तेलगी ने एक वसीयत की थी कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब अदालत को और सरकारों को सौंप दी जाए, ये उसने वसीयत की थी। लेकिन 16 साल के बाद उसके मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उसकी मौत हो गई थी। और इसके बाद जो मामला था फिर जाहिर सी बात है वो तेलगी की मौत के साथ ही ख़त्म हो गया। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ थी वो ये थी कि इतने सालों तक जांच हुई, 20,000 करोड़ रुपए के मामले की बात सामने आई, जो कई लोग कहते हैं 1 लाख करोड़ तक है, और उस पूरे मामले में तेलगी और उसके अलावा जो बाकी जितने लोग थे सब छोटे मोटे उन लोगों को सज़ा हुई। जबकि प्रिंटिंग प्रेस में जो उसकी सेटिंग थी, जो पुलिस के लेवल पे सेटिंग थी, जो नेताओं के साथ थी, जो सरकार में मंत्रियों के साथ थी, एक भी बड़ा पॉलिटिशियन, एक भी बड़ा पुलिस अफसर, एक भी बड़ा सरकारी कर्मचारी, एक भी बड़ा सरकारी अफसर इस इतने बड़े स्कैम में कभी ना पकड़ा गया, ना उनको कभी सज़ा हुई। सिर्फ और सिर्फ तेलगी और उसके गुर्गों को सामने रखकर ही इस मामले को निपटा दिया गया। तो ये थी पूरी कहानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े जालसाज